समष्टि अर्थशास्त्र की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर नंबर 6 खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में रैपिड वे में लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। बस लास्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया, इसके बाद एमसीक्यूज का सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बने रहना है मेरे साथ अगर एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। अपने दोस्तों को भी जोड़ना है मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, आपके कोई डाउट है वो कमेंट में भी लिख के भेजना है। ठीक है, तो चलिए, बकवास नहीं करना है, गॉसिप नहीं करना है, जय महाकाल नहीं पहनना है, ओनली स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, जुनून सवार होना है। तो चलिए सब शुरू करते हैं खुली अर्थव्यवस्था की। सबसे पहला टॉपिक कि खुली अर्थव्यवस्था होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इकोनॉमी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विभिन्न माध्यमों के द्वारा अन्य देशों से अंतर्व्यवहार करती है। अंतर्व्यवहार का मतलब तो लेन देन करती है, क्रय विक्रय करती है, आयात निर्यात करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपनी वस्तु और सेवाओं का व्यापार करती है और इस व्यापार को हम विदेशी व्यापार के नाम से भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, विदेशी व्यापार होगा तो विदेशी मुद्राओं का भी लेन देन होगा। तो हम जो है क्लास 12 के खुली अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में जो मेन पढ़ना है वो है हमें विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज। मतलब देश की मुद्रा का विदेश की अन्य किसी कंट्री का यानी कि विदेश के मुद्राओं के साथ जो लेन देन होता है उसे हम विदेशी विनिमय कहते हैं। सीधी सी मतलब है, घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के साथ विनिमय करना विदेशी विनिमय कहलाता है। और ये जो विदेशी विनिमय होता है एक निश्चित दर पर होता है, एक एसेंशियल रेट पर होता है और जिस रेट को हर देश अपने अपने स्तर पर दूसरे देश के साथ होने वाले जो है विनिमय के आधार पर निर्धारित करती है। तो ऐसे में विदेशी विनिमय दर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट? वह दर जिस दर पर एक देश की मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है उस दर को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे भारत की मुद्रा का भारत के 1 रुपए के बदले में अमेरिका के कितना डॉलर मिलेगा, या यूं कहें अमेरिका के कितने डॉलर के 1 डॉलर के बदले में इंडिया का कितने रुपए मिलेगा, ये इकाई के बदले में दूसरे मुद्रा का जो एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। ठीक है ना। इस चीज को प्रोफेसर क्राउथर ने बहुत बढ़िया से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि विदेशी विनिमय दर एक देश की मुद्रा की इकाइयों को मापती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों की मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त किया जाता है। मतलब दूसरे देश की एक इकाई मुद्रा के बदले में घरेलू देश की कितनी मुद्रा का किया जा रहा है उस माप को हम जो है विदेशी विनिमय दर कहते हैं। एक एग्जाम्पल का अगर समझे तो अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल ये है कि यदि 1 पाउंड के बदले में 80 रुपए प्राप्त होता हो तो पाउंड और रुपए का विनिमय दर क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर कह रहा है 1 पाउंड। ठीक है, 1 पाउंड बराबर कितने रुपए है? 80 रुपए है। अगर इसको विनिमय दर के हिसाब से रखें तो विनिमय दर को 2 तरीके से तय होता है। एक होता है अगर हम देशी मुद्रा के आधार यानी घरेलू मुद्रा के आधार मापे तो घरेलू मुद्रा के आधार पर जो विनिमय दर होगा वो है 1 पाउंड के बदले में 1 पाउंड बराबर 80 रुपए, यानी कि हमें 1 पाउंड के बदले में 80 रुपए चुकाने हैं। वहीं पर अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, अगर विदेशी मुद्रा के आधार पर लिया जाए तो हम ये कहेंगे कि 1 रुपए के बदले में कितना पाउंड देना होगा? 1/80 पाउंड। अगर डिवाइड करते हैं 0.125 पाउंड, ये एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है ना। यही होता है आपका विदेशी विनिमय दर कि एक देश की मुद्रा की इकाई का दूसरे देश के साथ कितनी मुद्रा प्राप्त होगा या भुगतान करना है, इस दर को जो है विदेशी विनिमय दर कहेंगे। विनिमय दर के अगर प्रकारों की बात करें तो विनिमय दर के 2 प्रमुख प्रकार जो है अस्तित्व में है जो पाया जाता है, स्थिर विनिमय दर और दूसरा है लोचपूर्ण विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है?
एक ऐसा दर जिसका निर्धारण देश की सरकार के द्वारा किया जाता है और जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता जब तक सरकार ना चाहे। अगर सरकार चाहे तो उसमें एक लिमिट तक ही परिवर्तित कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। सरकार ने तय किया इसलिए कोई बदल नहीं सकता, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्थिर विनिमय दर। और स्थिर विनिमय दर दो प्रकार की प्रचलित थी, एक है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और दूसरा विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली की बात करें तो ये लगभग 1920 के आसपास प्रचलन में था। इस समय क्या था, प्रत्येक देश की मुद्रा को, हर देश की अपनी करेंसी को, अपने करेंसी की वैल्यू को सोने के रूप में रिप्रेजेंट करना होता था। और एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मुद्रा के स्वर्ण मूल्य की तुलना की जाती थी। मतलब हर देश में मुद्रा के बदले में कितना स्वर्ण मिलता है, इस बात की कंपैरिजन की जाती थी। उसी आधार पर, उसी के बेस में जो है तय होता था कि मुद्रा क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप यूँ कहे कि इंग्लैंड की बात करें कि इंग्लैंड में 1 पाउंड के बदले में 4 ग्राम सोना मिलता है। और वहीं पर अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में $1 के बदले में जो 1 ग्राम सोना ही मिलता है। तो यानी कि 1 पाउंड के बदले में 4 ग्राम और $1 के बदले में 1 ग्राम। तो ऐसे में अगर पाउंड और डॉलर की अगर तुलना करें तो हम पाउंड और डॉलर की तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि 1 पाउंड जो है $4 के बराबर है, क्योंकि सोना तो वही होता है, सोने की वैल्यू वही होती है। यहाँ पर 1 पाउंड में 4 ग्राम मिलता है, 1 पाउंड में 1 ही ग्राम मिल रहा है, यानी कि पाउंड की वैल्यू ज़्यादा है डॉलर की तुलना में। तो यहाँ पर हमारा जो विनिमय दर तय होता है वो कैसा होता है, 1 पाउंड बराबर $4। इस तरीके से सोने के आधार पर, स्वर्ण के आधार पर जो है विदेशी वैल्यू को, क्योंकि स्वर्ण की वैल्यू ज़्यादा बदलती नहीं रहती थी उस टाइम, ऐसे में ये फिक्स था, परिवर्तन संभव नहीं था। जब इसे परिवर्तन संभव नहीं था तो इसके बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली अस्तित्व में आई। और ब्रेटन वुड्स प्रणाली में अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे ब्रेटन वुड्स, उन्होंने प्रणाली को ईजाद किया था। उनके अनुसार कि यह प्रणाली स्थिर होने पर भी समायोजन अनुमति थी, इसमें कुछ समायोजन हो सकता था, इसलिए इसे विनिमय दर की सामान्यनीय सीमा प्रणाली, एक लिमिट में जो चेंज होना उसको कहते हैं। इस प्रणाली में क्या हुआ था, ब्रेटन वुड्स ने ये किया था कि अलग अलग देशों की मुद्राओं को विश्व की एक ही मुद्रा यानी कि अमेरिकी डॉलर के साथ संबंध कर दिया गया। और अमेरिकी डॉलर का जो वैल्यू था एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य पर निर्धारित कर दिया गया था। उसके बाद जो डॉलर की वैल्यू को सोने में परिवर्तन करना होता था। सोने में परिवर्तन होने के बाद एक मुद्रा का अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य निहित अर्थ उस मुद्रा के सोने के रूप में माना गया। अमेरिकी डॉलर के जो सोना मिलता था, उस देश का जो सोना मिलता था, उस दोनों के बीच में तुलना किया जाने लगा। और उस दोनों तुलना के बाद दो मुद्राओं के बीच समता के लिए स्वर्ण ही अंतिम इकाई के रूप में कार्य करता। कि दोनों के बीच में तुलना करना है तो दोनों के बीच में जब तुलना करना है तो सोने के ही दोनों देश में सोने की वैल्यू क्या होती है, इस आधार पर जो है रिप्रेजेंट किया जाता था। और उसके बाद अगर किसी मुद्रा के समता मूल्य में समायोजन करना होता था तो उसमें केवल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड की अनुमति से कर सकते थे। तो वास्तव में ये जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली था बड़ा पेचीदा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। और इसके बाद में जो मुद्रा प्रणाली वो विनिमय दर प्रणाली अस्तित्व में आया, जिसको बोलते हैं लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली। लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजारों में विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि विदेशी मुद्रा की मांग कितनी है, उसकी पूर्ति कितनी है, दोनों के आधार पर लोचपूर्ण विनिमय दर की प्रणाली दर तय होता है। और ये तब तय होता है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और मांग और पूर्ति में परिवर्तनों के कारण क्योंकि बदलता रहता है, ऐसे में जो है विनिमय दर में भी ऊंच नीच होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। इसका निर्धारण हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा तय होता है। तो बात ये करेंगे विदेशी की मुद्रा की मांग कौन करता है और पूर्ति कौन करता है।
विदेशी मुद्रा की मांग होता है जब विदेशों से वस्तुओं सेवाओं का आयात करना होता है, जब विदेशों में निवेश करना होता है, विदेशों में भेंट या उपहार भेजना होता है, या अंतर्राष्ट्रीय दूसरे सौदों से संबंधित भुगतान करने होते हैं, तब विदेशी विनिमय की मांग की जाती है। तो विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होती है? इसकी पूर्ति तब होती है जब विदेशों को वस्तु और सेवाओं का निर्यात होता हो, जब विदेशों के द्वारा देश में जो है निवेश किया जाता है, जैसे FDI होता है, IIF होता है। इस तरीके से जो निवेश इंडिया में आता है विदेशी करेंसियों से, शेख संसार से हमारे यहाँ पर उपहार आता है, भेंट आता है, दूसरे लोग हमारे यहाँ पर सैलरी भेजते हैं, हमारे यहाँ के लोग बाहर काम करते हैं, इन सब से जो है विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे सौदे होते हैं जिससे भी हमारे विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है। अब ये रहा विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति, जिस आधार पर विदेशी विनिमय दर तय होता है। अब हम बात करेंगे किस तरीके से विदेशी विनिमय दर तय होता है। जिस तरीके से सामान्य मूल्य, हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि संतुलन मूल्य कीमत का निर्धारण कैसे होता है। एक ऐसी बिंदु जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, जब वहां पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। बट हमें यहाँ पर पढ़ना है संतुलित विनिमय दर। संतुलित विनिमय दर के लिए जो वस्तु विदेशी विनिमय की मांग है वो कुछ इस तरह से होती है DD, और विदेशी विनिमय की पूर्ति है वो कुछ इस तरह से होती है SS। जिस बिंदु पर दोनों की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है उस बिंदु को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। यानी कि इसी बिंदु पर जो है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ठीक है। अगर कहीं कहीं हमारा अगर पूर्ति ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, पूर्ति ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, तो यहाँ पर देश के अनुकूल हो जाएगा, और अगर डिमांड ज़्यादा पूर्ति कम होता है तो उसकी प्रतिकूल हो जाएगा। लेकिन हमें केवल यहाँ पर संतुलन की दर होता है, मतलब ऐसी बिंदु जहाँ पर DD और SS ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल होता है, उस बिंदु को हम संतुलन विनिमय दर कहते हैं। ठीक है ना। और यही विनिमय दर जो है पूरे मार्केट को संचालित करता है, उसी के आधार पर लेन देन होता है। क्योंकि ये मांग और पूर्ति पर निर्धारित होता रहता है, इसमें परिवर्तन संभव है, ये चेंज होता रहता है। विदेशी विनिमय बाजार बात कर लेते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विदेशी विनिमय बाजार के बारे में। क्या होता है बाजार? मछली बेचने वाला बाजार नहीं है ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पर संसार के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का क्रय विक्रय किया जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा मतलब जैसे भारत का रुपए, अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पाउंड, ठीक है ना। तो ये सब मुद्राएं जो किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा आती है उनका आपस में लेन देन होता है, उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। और विदेशी विनिमय बाजार के अगर कार्यों की बात करें तो सबसे पहला कार्य होता है हस्तांतरण कार्य। विदेशी विनिमय बाजार के हस्तांतरण कार्य। हस्तांतरण कार्य से आशा क्या होता है, इसे विभिन्न देशों के बीच क्रय शक्ति का हस्तांतरण है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो है क्रय शक्ति है, जो लेन देन भुगतान होता है, उसको ये संपन्न कराता है। इसके अलावा साख या ऋण संबंधी कार्य भी करता है, यानी कि किसी देश को जो है विदेशी विनिमय की आवश्यकता है तो एज ए लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके अलावा जो विदेशी विनिमय संबंधित लेन देन का जो जोखिम होता है उस जोखिम को कम करने का काम भी विदेशी विनिमय बाजार का ही होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि विदेशी विनिमय बाजार काम कैसे करती है। विदेशी विनिमय बाजार की जो कार्य पद्धति है वो दो प्रकार की है। एक है हाजिर बाजार या चालू बाजार, इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉट मार्केट, और दूसरा है वादा बाजार यानी कि फॉरवर्ड मार्केट। हाजिर बाजार या चालू बाजार वह बाजार होता है जहां पर केवल विदेशी विनिमय से संबंधित चालू लेन देन ही होता है। चालू लेन देन मतलब दैनिक, जो दिन का दिन जो है निपटारा हो जाता है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले वाला काम होता है। यहाँ पर भविष्य संबंधित कोई लेन देन संपन्न नहीं होता है, इसीलिए इसको जो है तत्कालिक विनिमय दर भी कहते हैं। तत्कालिक विनिमय दर। जबकि वादा बाजार एक ऐसा बाजार है जो भविष्य से संबंधित लेन देन करती है, यानी कि एक ऐसे ट्रांजैक्शन यहाँ पर होते हैं जिसका संबंध जो है भविष्य में पूरा होने वाला किसी दिन होता है। यहाँ पर पहले से तय होता है कि किस दिन भुगतान करना और किसी दिन जो है यहाँ पर डिलीवरी प्रोवाइड करानी होती है, और इसमें किसी भी तरीके की चालू लेन देन नहीं होता है। यहाँ पर हर चीज़ किससे रिलेटेड होता है, फ्यूचर से होता है। मान लीजिए अमेरिका ने इंडिया से कपड़े खरीदे,
तो इस आधार पर करिए कि इन कपड़ों की जब पेमेंट, आज तो चला कपड़ा चला गया, पेमेंट जो है यहाँ से 2 महीने बाद होगा। जब 2 महीने बाद होगा तो इसका मतलब ये वायदा बाजार के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है। विदेशी विनिमय पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं भुगतान संतुलन। विदेशी विनिमय होता है, विदेशी व्यापार होता है, क्रय विक्रय होता है, आयात निर्यात होता है, तो उससे संबंधित लेखे रखने पड़ते हैं। तो भुगतान संतुलन उसी लेखों को संपन्न करता है। भुगतान शेष संतुलन होता क्या है? भुगतान शेष भी कहते हैं कि भुगतान शेष का संबंध किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन का लेखांकन रिकॉर्ड होता है। यानी कि एक लेखांकन वर्ष में एक देश का दूसरे देशों के साथ जो भी आयात निर्यात होता है, जो भी लेन देन होता है, जो भी भुगतान प्राप्ति या देना होता है, उन सब का रिकॉर्ड जो होता है भुगतान संतुलन कहलाता है। प्रोफेसर बेनहम ने इसके बारे में परिभाषित किया था, एक देश का भुगतान शेष किसी दिए हुए समय में सारे संसार के साथ उसके लेन देन का लेखा होता है। यानी कि किसी भी निर्धारित समय, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, एक देश का दूसरे देशों के साथ जो भी भुगतान होता है, जो लेन देन होता है, उसका लेखा जोखा ही भुगतान शेष कहलाता है। ये भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। भुगतान संतुलन में हर एक ट्रांजैक्शन को क्रमबद्ध तरीके से एक सीरियल वे में उसको रिकॉर्ड किया जाता है और यह जो है एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का। ये व्यापकता होती है, हर चीज़ इसमें शामिल होता है, चाहे वो कोई मदे हो, दृश्य मदे हो, अदृश्य मदे हो, एक पक्षीय अंतरण हो, पूंजीगत हो, सब कुछ शामिल होता है। और चौथा यह दोहरे अंक लेखा प्रणाली के अंदर होता है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा होता है। इसीलिए भुगतान संतुलन का जो बैलेंस हमेशा संतुलित होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसकी मीनिंग के बाद भुगतान संतुलन के प्रमुख घटकों की बात करें, इसके 2 प्रमुख घटक हैं। एक है चालू खाता भुगतान शेष का और भुगतान संतुलन का पूंजी खाता। चालू खाते के अंतर्गत दृश्य मदे, अदृश्य मदे, एक पक्षीय अंतरण का लेखा जोखा होता है। पूंजीगत के अंतर्गत जो चालू नहीं होता उन सब का होता है, जैसे सरकारी सौदे होते हैं, गैर सरकारी या निजी सौदे होते हैं, प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियो निवेश होता है। ये सब जो है पूंजी खाते के अंतर्गत रिकॉर्ड करके रखा जाता है। चालू खाता क्या होता है? वह खाता जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात, यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात और सेवाओं के आयात निर्यात, इसके अलावा जो एक पक्षीय अंतरण, यानी कि एक पक्षीय अंतरण का मतलब तो एक वन वे होता है। आपने दान दिया तो वहां से कुछ नहीं मिला, वहां से दान दिया आपने कुछ नहीं दिया। इस प्रकार के समस्त लेन देनों का लेखा चालू खाते में रखा जाता है। अब चालू खाते में जो रखा जाता है इसके प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं? चालू खाते की प्रमुख मदों की बात करें तो इसमें है दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात। दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात यानी कि वे सभी वस्तुएं जिनका एक भौतिक अस्तित्व होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे दृश्य वस्तु कहते हैं। जैसे मशीनें हो गई, कपड़े हैं, खाद्य सामग्री है, फर्नीचर है, ऐसे बहुत सारी चीजें। जहां पर अगर वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो चालू खाते के देनदारी पक्ष यानी कि क्रेडिट साइड में एंट्री किया जाता है। अगर आयात किया जाता है तो उसको डेबिट साइड में एंट्री किया जाता है। कॉमर्स के स्टूडेंट इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अदृश्य मदों का आयात निर्यात। अदृश्य मदें मतलब ऐसी वस्तुएं जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, बेसिकली ये सेवाएं होती हैं, जैसे यातायात सेवाएं, बीमा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, निवेश आय सेवाएं आदि। इनका भी वही सेम है, अगर निर्यात हुआ तो क्रेडिट साइड में, आयात हुआ तो डेबिट साइड में एंट्री किया जाता है। और तीसरा है एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतरण है कि यूनिलैटरल ट्रांसफर, जो वन वे होता है, एक साइड में गया तो गया, दूसरा प्रतिफल वापस नहीं मिलता है, जिसमें दान उपहार आदि प्रमुख शामिल है। अगर दान उपहार प्राप्त किया तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, दान उपहार अगर दिया गया तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या है? पूंजी खाता वास्तव में वह खाता होता है जहां पर सरकार के जो लॉन्ग टर्म के लेन देन से संबंधित एंट्री की जाती है, यानी कि ऐसे समस्त लेन देन जिसका संबंध परिसंपत्तियों से होता है, दायित्वों से होता है। अगर परिसंपत्ति और दायित्व में परिवर्तन होता है किसी भी तरीके से तो उसे पूंजी खाते की मदें कहेंगे। पूंजी खाते की जो मदें होती हैं, 4 प्रमुख मदें हैं। समस्त सरकारी सौदे, एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार के साथ जो भी सौदे होते हैं वो इसके अंतर्गत लिखा जाता है। गैर सरकारी सौदे या निजी सौदे, सरकार के अलावा
जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो भी फॉरेन के साथ अपने एग्रीमेंट करती हैं या लेन देन करती हैं, ठीक है ना, खरीदना बेचना होता है, ये सब कुछ भी पूंजी के खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशों से आने वाला प्रत्यक्ष निवेश FDI, जो यहाँ पर आके डायरेक्ट अपना बिजनेस चलाते हैं, डायरेक्ट अपने बिजनेस में ही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसके FDI बोलते हैं, ठीक है ना। और इस FDI को पूंजी खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। और लास्ट है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होगा, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट संस्थाएं होती हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पर बिजनेस नहीं करते हैं, वो यहाँ के जमे जमा बिजनेस के शेयर परचेज करते हैं, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो विनियोग। यानी कि देश में निर्धारित शेयरों को, देश की कंपनियों के शेयरों के ऊपर जो निवेश किया जाता है उसे पोर्टफोलियो विनियोग या पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। थैंक यू, आपको लास्ट तक वीडियो को देखा, ठीक है ना, और वेट करते रहिएगा MCQ सीरीज शुरू होने का।